नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 9वीं की इतिहास और राजनीति शास्त्र की पाठ्य पुस्तक। यस बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं में सीखने वाले हैं इतिहास यानी हिस्ट्री। यस बच्चों, आज का विषय इतिहास और बच्चों पाठ 3 भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां भाग 2 इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस पार्ट 2 हम सीखने वाले हैं। बच्चों, भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां भाग 1 आप पढ़ चुके हैं और बच्चों अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो यस बच्चों इसी चैनल पर उपलब्ध है। और बच्चों यस BMC BTC हिंदी चैनल पर आप पार्ट 1 को अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर पार्ट 2 अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो मैं आपका मार्गदर्शक शिक्षक CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। आइए बच्चों, तो बच्चों हमने कहा कि आज हम पढ़ेंगे भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां यानी इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस। यस बच्चों, तो स्क्रीन पर आप भारत के मानचित्र को देख पा रहे हैं, राइट। तो बच्चों इंडियाज इंटरनल चैलेंज यानी भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियों की बात करने वाले हैं। यस बच्चों, तो इस पाठ में हम कुछ आंतरिक चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। जैसा हमने कहा बच्चों कि भारत के सम्मुख अलगाववादी आंदोलन, पूर्वोत्तर भारत की समस्या, नक्सलवाद, धर्मवाद, प्रदेशवाद जैसी कुछ आंतरिक चुनौतियां हैं। जैसा हमने कहा बच्चों कि पिछली बार हमने अध्ययन किया था, यस हमने देखा था पंजाब में असंतोष, ऑपरेशन ब्लू स्टार के संदर्भ में समझा था और पूर्वोत्तर भारत की समस्याओं में हमने मिजोरम में जो समस्याएं थी उसके संदर्भ में चर्चा किया था। तो आए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़कर यस अगर पूर्वोत्तर भारत की समस्याओं में नागालैंड की बात आज हम करने वाले हैं। तो बच्चों नागालैंड की बात करें तो नागा जनजात की पहचान योद्धा जनजात के रूप में बनी हुई है। तो बच्चों इस पाठ के उद्देश्य की बात करें, राइट, ध्यान रखिए, हम भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियों की बात करें तो आज हम पूर्वोत्तर भारत की समस्याओं में नागालैंड को देख रहे हैं। तो नागा जनजात की पहचान योद्धा जनजात के रूप में बनी हुई है। यस बच्चों, तो हम नागा जनजातियों की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पूर्व हिमालय नागा टीले असम तथा म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्र में नागा जनजात की बस्ती थी। राइट, स्क्रीन पर हम बात करें बच्चों पूर्व हिमालय नागा टीले असम तथा म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्र में नागा जनजात की बात करेंगे। तो चलिए देखिए स्क्रीन पर हम नागा की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने कहा कि यस जब हम पूर्व हिमालय की बात करें तो हम आपको पॉइंट आउट करके बताना चाहेंगे। यस, तो यहाँ पर आप देखिए पूर्व हिमालय नागा टीले असम तथा म्यांमार के, ये देखिए स्टूडेंट, ये जो म्यांमार आप देख पा रहे हैं, यस म्यांमार, ये पूरा क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जो नागालैंड दिखाई दे रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये असम का हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जिसकी अगर हम बात करें ये क्षेत्र, यस, तो पूर्व हिमालय नागा टीले तथा असम तथा म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्र में नागा जनजात की बस्ती। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, हम नागालैंड की बात कर रहे हैं बच्चों। जब हम नागालैंड की बात कर रहे हैं तो राइट ध्यान रखिए, जिस दाहिनी स्क्रीन पर सबसे ऊपर साइड भारत के मानचित्र को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम जब नागालैंड की बात करें तो हम पूर्वोत्तर राज्यों को दिखा रहे हैं जिसकी चर्चा इसके पहले हमने की थी। राइट, तो ध्यान रखिए जब हम नागालैंड की बात कर रहे हैं, राइट, तो बच्चों वर्ष 1946 में कुछ पढ़े लिखे नागा युवाओं ने नागा नेशनल काउंसिल यानी NNC नागा नेशनल काउंसिल नामक संगठन की स्थापना की। राइट, 1946 में NNC का गठन हुआ जिसमें कुछ पढ़े लिखे नागा युवाओं ने इसे NNC को बनाया, इस संगठन को बनाया। बच्चों आगे चलकर उन्हें नागालैंड की स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मांग की। उन युवाओं का नेतृत्व अंगामी जापू फिजो कर रहे थे। राइट, हम बच्चों बात कर रहे हैं कि किस तरह से नागालैंड की जो समस्या थी
इस यहाँ पर स्वतंत्र राष्ट्र की मांग उठने लगी थी और जो युवाओं का नेतृत्व कर रहे थे अंगामी जापो फिजो। इस बच्चों तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये नागालैंड की जो बात हो रही है, नागालैंड में जो है इस स्वतंत्र राष्ट्र रूप के मांग। तो बच्चों भारत के सम्मुख जो आंतरिक चुनौतियां हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, राइट, ध्यान रखिए। तो बच्चों हम नागालैंड का अध्ययन कर रहे हैं। इस वर्ष 1954 में एनएनसी ने नागालैंड की स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए जाने की घोषणा की, राइट, 1954। इस बच्चों में एनएनसी ने नागालैंड की स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए जाने की घोषणा की। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नागालैंड की बात करें यानी यस, तो स्क्रीन पर बच्चों जो दिख रहा है ये अगर राज्य की बात करें, स्टेट की बात करें तो ये राज्य के रूप में देख पा रहे हैं। लेकिन बच्चों 1954 में एनएनसी ने नागालैंड की स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। और बच्चों 1955 में यानी 1955 में असम राइफल्स के सैनिकों और स्थानीय लोगों में हुई मुठभेड़ों को दबाने के लिए सैनिकी कार्रवाई की गई। तो 1955 की बात हो रही है। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां। तो बच्चों भारत का ये आंतरिक मामला, भारत की सम्मुख जो आंतरिक चुनौतियां थी इसकी हम बात करें। हम बच्चों नागालैंड का अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों केंद्र सरकार और एनएनसी के बीच बातचीत के अनेक दौर हुए। केंद्र सरकार ने नागा बहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा देना निश्चित किया। तो बच्चों जो इंटरनल मैटर की बात करें, आंतरिक मामलों की बात करें, भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां थी। तो केंद्र सरकार और एनएनसी के बीच बातचीत के अनेक दौर हुए। केंद्र सरकार ने नागा बहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा देना निश्चित किया, राइट, ध्यान रखिए बच्चों। चलिए हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। यस बच्चों हम नागालैंड का अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों नेफा के नागा बहुल क्षेत्र और सुएनसांग क्षेत्र को इकट्ठे कर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया, राइट, ध्यान रखिए बच्चों हम बात कर रहे हैं नागालैंड की। तो नेफा के नागा बहुल क्षेत्र और सुएनसांग क्षेत्र को इकट्ठे कर 1 दिसंबर 1963 यानी दिसंबर 1 1963, राइट बच्चों ध्यान रखिए। यस, तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया, पूछा जा सकता है परीक्षा में, राइट। तो ध्यान रखिए नागालैंड राज्य 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया। यस बच्चों, तो ध्यान रखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नागालैंड। ये जो नागालैंड की हम बात करें बच्चों, चलिए और इसको बड़े रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा। यस बच्चों आप देख पा रहे हैं। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड राज्य को आप देख पा रहे हैं। नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई, राइट, ध्यान रखिए। और नागालैंड की जो लोकेशन है उसकी स्थिति है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम आगे बढ़ करके एक और राज्य की बात करेंगे, असम की बात करेंगे। चलिए असम की समस्या, जो क्या समस्या थी इसे समझने का प्रयास करते हैं। वर्ष 1983 में असम में बांग्ला भाषी स्थलांतर के बढ़ते प्रभाव के मुद्दे पर आल असम स्टूडेंट यूनियन और असम गण संग्राम परिषद ने तीव्र आंदोलन छेड़ा था। 1983 में बच्चों असम ने जो बांग्ला भाषी स्थलांतरित यानी जो शिफ्ट किए हुए लोग जिसे स्थलांतरित कहते हैं, ऐसे लोगों के बढ़ते प्रभाव के मुद्दे पर आल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण परिषद यानी गण संग्राम परिषद ने तीव्र आंदोलन छेड़ा था। इस बच्चों ध्यान रखिए हम बात कर रहे हैं इस बच्चों जिसके अगर नेता की बात करें यस तो प्रफुल्ल कुमार महंत को देख पा रहे हैं। आगे इनके बारे में हम और देखेंगे। यस तो बच्चों बात हो रही है 1983 में असम में जो स्थिति पैदा हुई थी। यस बच्चों, तो यहाँ पर तीव्र आंदोलन 1983 में तीव्र आंदोलन जो है छेड़ा गया था, राइट। तो यहाँ पर आप देखा आल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण संग्राम परिषद ने तीव्र आंदोलन छेड़ा था, राइट। तो ध्यान रखिए हम आसाम की बात करें। यस, तो वर्ष 1985 में
प्रधानमंत्री राजीव गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यस केंद्रीय गृह मंत्री शंकरराव चौहान और असम नेता प्रफुल्ल कुमार महंत। इस बच्चों असम नेता प्रफुल्ल कुमार महंत के बीच समझौता हुआ और असम के घुसपैठिए बांग्लादेशी नागरिकों को उनके स्थानों पर फिर से भेजा जाना निश्चित हुआ। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आपने समझौते की बात सुनी कि ये 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री शंकरराव चौहान और असम नेता प्रफुल्ल कुमार महंत के बीच जो समझौता हुआ और उस समझौते के अनुसार असम के घुसपैठिए बांग्लादेशी नागरिकों को उनके स्थानों पर फिर से भेजे ये निश्चित हुआ। राइट, तो हमने बात की कि किस तरीके से ये जो समझौता हुआ 1985 में। राइट, ध्यान रखिए। तो बच्चों हम असम की बात कर रहे हैं। वर्ष 1986 यानी 1986 में असम में विधानसभा के चुनाव हुए और असम गण परिषद के प्रफुल्ल कुमार महंत को मुख्यमंत्री के रूप में यानी चुना गया। यानी हम बच्चों बात कर रहे हैं 1986 में। बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रफुल्ल कुमार महंत। यस, तो वहाँ की जनता ने यस इन्हें चुना और 1986 में इस तरह से जो विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें असम गण परिषद के प्रफुल्ल कुमार महंत यस मुख्यमंत्री बने। इससे असम में शांति प्रस्थापित होने में सहायता प्राप्त हुई। इस तरह से चुनाव जो हुआ बच्चों लोकतांत्रिक पद्धति हुआ और इस तरह से असम में शांति के आसार बढ़ गए। इस तरह से असम में शांति प्रस्थापित होने में सहायता प्राप्त हुई। इस बच्चों तो आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ें। आइए बच्चों इसी क्रम में हम एक और राज्य की बात करते हैं। हम बात करेंगे बच्चों अरुणाचल प्रदेश की। यस, तो 1954 में नेफा क्षेत्र की निर्मित हुई और बच्चों वर्ष 1972 में इस अरुणाचल प्रदेश जिसे उगते हुए सूर्य का प्रदेश कहा जाने लगा। राइट, तो स्क्रीन पर बच्चों आपको हम दिखाएं। यस, तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यस, जिसकी राजधानी ईटानगर आप देख पा रहे हैं। यस, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है बच्चों इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश 1972 में इसे उगते सूर्य का प्रदेश कहा जाने लगा। राइट, और बच्चों 20 फरवरी 1987 को इसे स्वतंत्र संघ राज्य यानी यस बच्चों भारत का एक अगर हम राज्य कहें स्टेट कहें तो इसे यस पूर्ण राज्य के रूप में 20 फरवरी 1987 को इसे मान्यता मिल गई। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश यस भारत का जो राज्य बना 20 फरवरी 1987 को यस ये जो है भारत का अगर राज्य कहें पूर्ण राज्य कहें तो ये स्थापित हो गया 20 फरवरी 1987। यस बच्चों ध्यान रखिए 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश इस राज्य के रूप में पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात करें बच्चों, इस 1960 से 2000 की अवधि में पूर्वोत्तर भारत की यात्रा लोकतंत्र के परिपक्व होने में चलती रही। यह क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विशेष योजनाओं, औद्योगिकीकरण और शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। राइट, तो स्क्रीन पर अरुणाचल प्रदेश की जिसे हमने चर्चा की आप देख पा रहे हैं 1960 से 2000 के बीच में इस बच्चों यस पूर्वोत्तर भारत की यात्रा लोकतंत्र के परिपक्व की ओर जो है बढ़ रही थी। और बच्चों यह क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विशेष योजनाओं, औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें और एजुकेशन की बात करें तो उसके प्रचार और प्रसार के कारण प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो चलिए बच्चों हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों अगर हम बात करें इस नक्सलाइट की बात करें, बच्चों नक्सलवाद की बात करें तो चलिए हम इसी संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। नक्सलवादी आंदोलन नक्सलाइट मूवमेंट जिस जरा ध्यान से समझिए, यह आंदोलन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के
नक्सलबारी में प्रारंभ हुआ। तो बच्चों ध्यान से स्क्रीन पर आप देखिए, हम बात कर रहे हैं इस दार्जिलिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो दार्जिलिंग स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल, राइट। तो पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग। यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए, ये देख पा रहे हैं दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो बच्चों जो नक्सलाइट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, नक्सलवादी आंदोलन की बात कर रहे हैं, इसकी जो शुरुआत हुई वो पश्चिम बंगाल के इसी दार्जिलिंग क्षेत्र से शुरू हुई। और बच्चों दार्जिलिंग एक जिला है और उसी दार्जिलिंग जिले के नक्सलबारी में प्रारंभ हुआ। तो ये आंदोलन यहीं से शुरू हुआ। तो चलिए बच्चों, अगर हम आपको थोड़ा सा और बड़े में दिखाना चाहे, राइट, तो यहाँ पर जो दार्जिलिंग आप देख पा रहे हैं बच्चों, यानी यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, ये तो समझ पाएंगे कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। तो ये जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, राइट बच्चों, यहाँ पर आप देखिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, यस, तो जिस दार्जिलिंग की बात कर रहे हैं बहुत चर्चित क्षेत्र है बच्चों। और इसी दार्जिलिंग जिले के नक्सलबारी में ये इसकी शुरुआत हुई। यानी हम बच्चों नक्सलाइट की बात कर रहे हैं, नक्सलाइट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। चलिए हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नक्सलवाद है क्या। नक्सलवाद है क्या बच्चों? नक्सलवादी आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ? नक्सलवादियों ने अल्प भूधारक किसानों और खेत मजदूरों को संगठित किया और वर्ष 1967 में नक्सलबारी क्षेत्र के कुछ कृषि क्षेत्र के चारों ओर लाल झंडे रोपकर फसलों को अपने नियंत्रण में कर लिया। राइट, तो बच्चों 1967 की बात है, 1967 की बात है, जब नक्सलबारी क्षेत्र के कुछ कृषि क्षेत्र के चारों ओर लाल झंडे गाड़ दिए गए और फसलों को अपने नियंत्रण में कर लिया गया। तो बच्चों ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ? 1967 बच्चों नक्सलवादियों ने जो अल्प भूधारक किसान थे, मतलब जो छोटे किसान थे जिनके पास बहुत कम जमीन थी, और खेत मजदूरों को संगठित किया और ऐसे जो खेती में काम करने वाले मजदूर थे, ऐसे लोगों को मिलाया और मिला करके एक संगठन बनाया बच्चों। और 1967 में नक्सलबारी क्षेत्र में कुछ कृषि क्षेत्र के चारों ओर लाल झंडे गाड़ दिए और फसल को अपने नियंत्रण में कर लिया। बच्चों इस विद्रोह से प्रेरणा लेकर जो आंदोलन हुए उन्हें नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं। तो बच्चों शुरू में ये आंदोलन उसी दार्जिलिंग के उस नक्सलबारी क्षेत्र में तक सीमित रहा, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन आगे बढ़ता चला गया। तो चलिए बच्चों आगे देखेंगे। तो चलिए ध्यान रखें, हम जो बात कर रहे हैं दार्जिलिंग की, पश्चिम बंगाल के वो क्षेत्र जहाँ से बच्चों नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी हम बात करें। नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं। चलिए इस क्रम में हम और आगे जानने का प्रयास करेंगे। हम बच्चों नक्सलवाद जो कि भारत की एक आंतरिक समस्या है, इंटरनल चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। तो नक्सलवाद भारत की आंतरिक जो है चुनौती है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं दार्जिलिंग के उस क्षेत्र की जहां से इसकी शुरुआत हुई। बच्चों जमींदारों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के लिए कृषि समितियों को स्थापित करना, बड़े जमींदारों की जमीन को छीन लेना, उनका अलग अलग परिवारों में वितरण करना नक्सलवादी आंदोलन के उद्देश्य थे। बच्चों इस नक्सलाइट जो आंदोलन था, इसका जो मूवमेंट था नक्सलवादी आंदोलन का, इसका जो उद्देश्य था कि जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास जमीनें अधिक थी, उनके पास जमीनें अधिक थी जमींदारों के पास, और वे शोषण कर रहे थे, गरीब लोगों का शोषण कर रहे थे, ऐसा उनका मानना है। यानी जो नक्सलवादी आंदोलन करने वाले, मूवमेंट करने वाले लोग हैं, ऐसा उनका मानना है था कि जमींदार जो कि आर्थिक शोषण कर रहे हैं और उसी आर्थिक शोषण के विरुद्ध जो है वो आवाज बुलंद करना चाह रहे थे, और इसीलिए उन्होंने कृषि समितियों को स्थापित करना, इसके साथ ही बड़े जो जमींदार थे उनकी जमीनों को छीन लेना और उनका अलग अलग परिवारों में वितरण करना है। यानी उनका उद्देश्य था जो बड़े बड़े जमींदार हैं जिनके पास बहुत जमीनें थी, और बच्चों तमाम लोग ऐसे थे जिनके पास थोड़ी भी यानी कुछ भी जमीनें नहीं थी, तो उनका मानना था कि जमीनें उनके पास होनी चाहिए थी, इसीलिए बड़े जमींदारों से वे जमीन छीन लिया करते थे और जो है गरीब लोगों को, या यूँ कहें कि उसको अलग परिवारों में वितरण कर देना चाहते थे। ये आंदोलन का उद्देश्य था, यानी नक्सलवादी आंदोलन का जो उद्देश्य था, इस उद्देश्य को लेकर के चल रहे थे। तो बच्चों हम नक्सलिज्म की बात कर रहे हैं। हम
नक्सलवाद की समस्या के बारे में देख रहे हैं। बच्चों, आगे चलकर यह आंदोलन अपने उद्देश्यों से दूर चला गया। यानी शुरू में जो आंदोलन के उद्देश्य थे, जिस जहां जमींदारों के पास अधिक जो जमीनें थी उसे छीन करके जिस गरीब लोग या जिसके पास खेती की जमीन नहीं थी उनको बांट दिया जाता था, और इस तरह से इसका उद्देश्य ये था। लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे जो आंदोलन था, नक्सलवादियों का जो मूवमेंट था, उसमें परिवर्तन आता चला गया। उनका जो अपना उद्देश्य था वो उद्देश्य धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आया, और आगे चल करके शासन का कोई भी उपक्रम या कल्याणप्रद योजना जनता तक न पहुंचे, इस दृष्टि से नक्सलवादी आंदोलन ने आतंकवाद की शरण ली। और बच्चों, अब उनका स्वरूप बदल चुका था। शुरू में उद्देश्य था किस तरह से जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको किस तरह से मदद की जाए, और जो आर्थिक शोषण कर रहे बड़े बड़े जमींदारों से किस तरह से जमीनें छीन करके उन्हें दी जाती थी। तो बच्चों, ये उद्देश्य था। लेकिन ये उद्देश्य बदलता हुआ नजर आया, और अब शासन का कोई भी उपक्रम या कल्याणप्रद योजना अगर चलती थी तो जनता तक न पहुंचे, इस दृष्टि से नक्सलवादी आंदोलन करने लगे थे, और उसमें उन्होंने आतंकवाद की शरण ली। यानी अब वे आतंकवाद की शरण में जा चुके थे। यानी बच्चों, धीरे धीरे जो नक्सलवादी आंदोलन जिसकी शुरुआत हुई थी, जो उद्देश्य था, वह उद्देश्य जो है धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आने लगा। इस बच्चों, तो हम नक्सलवादी आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं, नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आइए बच्चों, भारत की आंतरिक समस्या जो नक्सलिज्म है, नक्सलवाद है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों, नक्सलवादी आंदोलन, नक्सलाइट मूवमेंट का अध्ययन हम कर रहे हैं। नक्सलवादी समांतर व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास करने लगे। बच्चों, समय बीतता गया, और समय के साथ जो नक्सलाइट मूवमेंट था बच्चों, धीरे धीरे जोर पकड़ता गया, और इसमें तमाम लोग शामिल होते गए। इसीलिए इनका जो है नक्सलवादी जो आंदोलन था, ये इसका विस्तार जो है तेजी से होने लगा। नक्सलवादी समांतर व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास करने लगी। यानी बच्चों, नक्सलवादी अब समानांतर जो व्यवस्था की अगर बात करें, इस तरह का निर्माण करने का प्रयत्न करने लगे, और इससे चुनौतियां जो है, सरकार के लिए चुनौतियां खड़ी होने लगी, क्योंकि अब इनका जो प्रचार और प्रसार था वो व्यापक होता गया, और इनकी जो गतिविधियां थी वो सरकार के विरुद्ध तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। और बच्चों, इसी प्रकार नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में सामने आया। राइट, इस तरह से जो नक्सलवादी आंदोलन जो कार्य थे, उनकी जो गतिविधियां थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी कि जो है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में सामने जो है ये बातें आने लगी थी। नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभिक प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल था, जिसकी चर्चा शुरू में ही की गई। यस बच्चों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो दार्जिलिंग से हुई थी। यस, जो कि नक्सलबारी क्षेत्र था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन धीरे धीरे ये भारत के और भी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने लगा। तो बच्चों, हम नक्सलवादी आंदोलन की बात कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस, तो चलिए इसी क्रम में आगे देखेंगे। हम नक्सलवाद यानी नक्सलिज्म का अध्ययन कर रहे हैं, नक्सलवादी आंदोलन यानी नक्सलाइट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। बच्चों, ये धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ता चला गया, और आगे चल करके बच्चों ये आंदोलन जो है वो, अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, राइट, तो स्क्रीन पर जैसा कि यहाँ पे आप आंध्र प्रदेश देख पा रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी, इसके बाद विशाखापट्टनम का कुछ प्रदेश, इसके अलावा जो तेलंगाना, राइट, जो आप देख पा रहे हैं, ये लाइट ब्लू से जो है तेलंगाना देख पा रहे हैं, तो तेलंगाना के करीमनगर, आदिलाबाद, और इसके बाद अगर छत्तीसगढ़ की बात करें बच्चों, राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ जो यहाँ स्क्रीन पर, ये छत्तीसगढ़ राज्य है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर, राजनांदगांव, सुकमा, ये इन क्षेत्रों में, तथा बच्चों महाराष्ट्र की बात करें तो ये महाराष्ट्र आप देख पा रहे हैं, और महाराष्ट्र में बच्चों गढ़चिरौली बहुत चर्चित क्षेत्र है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, भंडारा और चंद्रपुर ये कुछ क्षेत्र जो है, तो इस तरह से महाराष्ट्र में भी गढ़चिरौली, भंडारा और चंद्रपुर के कुछ प्रदेश यानी क्षेत्र। इसके अलावा मध्य प्रदेश के, अब मध्य प्रदेश की ओर आइए, मध्य प्रदेश में
यस बालाघाट, मंडला तथा उड़ीसा के गोरखपुर में। यस बच्चों, तो अगर उड़ीसा की बात करें, ये देख पा रहे हैं उड़ीसा, तो यहाँ उड़ीसा के क्षेत्र में भी इस तरह से बच्चों जो नक्सलाइट मूवमेंट था वो जो है उसका जो प्रचार और प्रसार हुआ वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। यस, तो आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम की हमने बात की, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात की, इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात की, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इस तरह से कई राज्यों में जो नक्सलाइट मूवमेंट है, नक्सलवादी आंदोलन, उसका प्रभाव बढ़ता चला गया। तो बच्चों हम भारत की सम्मुख आंतरिक चुनौतियां यानी भारत के जो इंटरनल चैलेंजेज है, आंतरिक चुनौतियां हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों हम नक्सलवादी आंदोलन की बात करें, नक्सलाइट मूवमेंट की बात करें। बच्चों अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए सशस्त्र पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी यस PLGA नामक संगठन की स्थापना की। यस बच्चों, तो इस तरह से अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए सशस्त्र पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी यस तो PLGA नामक संगठन की स्थापना की और बच्चों यह संघर्ष अब भी जारी है। राइट, तो बच्चों हमने नक्सलवादी जो मूवमेंट है, नक्सलवादी जो आंदोलन है, इस हमने अभी देखा कि किस तरह से जो पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, ये हम जो बात कर रहे थे, इनका जो आंदोलन था वो अब जो है सशस्त्र आंदोलन हो चुका था बच्चों, यानी इन्होंने हथियार उठा लिए। सशस्त्र आंदोलन का मतलब हथियारों के साथ आंदोलन करना। निश्चित रूप से अगर बच्चों सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या हो जाती है ऐसे में जहाँ पर सशस्त्र आंदोलन होते हैं, और जो PLGA की बात करें, पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, ये जो संगठन है बच्चों, ये सशस्त्र जो है कह सकते हैं कि आंदोलन करने वाला संगठन है PLGA, और बच्चों इसका संगठन अब भी जारी है। इस बच्चों तो हम भारत की आंतरिक समस्याओं की जो अध्ययन कर रहे हैं, भारत के जो इंटरनल चैलेंजेज है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में आइए हम अभ्यास कर लेंगे। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर कथन आएगा एक, वह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए बच्चों पहला स्क्रीन पर कथन है आपके, नागा जनजात की पहचान योद्धा जनजात के रूप में बनी हुई है। राइट बच्चों, हमने शुरू में ही चर्चा की थी, नागा जनजात की पहचान योद्धा जनजात के रूप में बनी हुई है। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने शुरू में की थी। यस, तो आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। देखिए, यस ये कथन सत्य है। तो बच्चों नागा जनजात की पहचान योद्धा जनजात के रूप में बनी हुई है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में एक दूसरे कथन की ओर। तो चलिए स्क्रीन पर आएगा आपके, सत्य या असत्य बताना है। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो अगला कथन है बच्चों, वर्ष 1946 यानी 1946 में कुछ पढ़े लिखे नागा युवाओं ने नागा नेशनल काउंसिल यानी NNC, नागा नेशनल काउंसिल, यस NNC, N से नागा, N से नेशनल, C से काउंसिल, NNC नामक संगठन की स्थापना की। 1946 में कुछ पढ़े लिखे नागा युवाओं ने नागा नेशनल काउंसिल यानी NNC की स्थापना की। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, 1946 NNC पढ़े लिखे नागा युवाओं ने। यस बच्चों, चलिए उत्तर टैली कीजिए अपना। यस, ये उत्तर बिल्कुल सत्य है। राइट, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और कथन को लेंगे। तो बच्चों आपके सामने आगे कथन है, देखना है उसे सत्य है या असत्य है। अगर असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना भी है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया। याद कीजिए बच्चों, दिसंबर 1 1963 यानी 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया, यानी नागालैंड भारत का यस जो है राज्य या प्रदेश के रूप में यस अस्तित्व में आया 1 दिसंबर 1963,
1 दिसंबर 1963। तो याद कीजिए, क्या ये कथन सत्य है? 1 दिसंबर 1963 नागालैंड। यस बच्चों, तो चलिए आपको याद आ गया होगा। यस, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए ध्यान से देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक और कथन आएगा। इसको बताना है कि सत्य है या असत्य। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। चलिए स्क्रीन पर आ गया अगला कथन। वर्ष 1986 यानी 1986 में असम विधानसभा के चुनाव हुए और असम गण परिषद के प्रफुल्ल कुमार महंत, यस प्रफुल्ल कुमार महंत ये मुख्यमंत्री बने। राइट, तो बच्चों याद कीजिए, 1986 में असम विधानसभा के चुनाव हुए और असम गण परिषद के प्रफुल्ल कुमार यस असम के मुख्यमंत्री बने, प्रफुल्ल कुमार महंत। याद कीजिए 1986 असम विधानसभा का चुनाव और यस असम गण परिषद के प्रफुल्ल कुमार महंत। याद आया बच्चों? तो चलिए टैली कर लीजिए। यस, तो बच्चों एक भी कथन बिल्कुल सत्य है। 1986 में असम विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उससे में असम गण परिषद के नेता प्रफुल्ल कुमार महंत को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। यस बच्चों, तो यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। आए बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। हम अध्ययन करें बच्चों भारत की जो आंतरिक चुनौतियां यानी जो इंटरनल चैलेंजेज हम उसकी बात कर रहे हैं। आए बच्चों, स्क्रीन पर एक कथन और देखेंगे। राइट, तो कथन को ध्यान से देखना है। अगर कथन असत्य है, सत्य है या असत्य ये पहचानना है। अगर असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो अगला है बच्चों 20 फरवरी 1947 को अरुणाचल प्रदेश को स्वतंत्र संघ राज्य का दर्जा दिया गया। यानी 20 फरवरी 1947 को अरुणाचल प्रदेश को स्वतंत्र संघ राज्य यानी स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र राज्य, भारत का स्वतंत्र राज्य बना 20 फरवरी 1947 अरुणाचल प्रदेश। क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा 20 फरवरी 1947 यानी 20 फरवरी 1947। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा 20 फरवरी 1947 को कहा जा रहा है अरुणाचल प्रदेश स्वतंत्र स्टेट के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में कैसे हो सकता है? 20 फरवरी बच्चों, यस याद कीजिए, जबकि हमारा देश तो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो 20 फरवरी को कैसे हो सकता है? आपको याद आ चुका होगा। यस, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है यानी गलत है। तो इसको सत्य करके लिखना है। तो बच्चों आपको याद रखना होगा, आपको याद आ गया होगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य कब बना, पूर्ण राज्य के रूप में? यस बच्चों 20 फरवरी 1987। यस बच्चों, तो आपको याद आ गया होगा 20 फरवरी 1987। यस, तो बच्चों 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को स्वतंत्र संघ राज्य का दर्जा यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था 20 फरवरी 1987। राइट, तो बच्चों यस, तो आपने समझ लिया होगा। बच्चों खूब मेहनत करते रहिए और खूब अध्ययन कीजिए। यस, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यस बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो आप लाइक कर लीजिए और बच्चों अगर कुछ आपको लगता है तो आप बच्चों कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट में आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो मेहनत करते रहिए। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।